हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम आपके लिए एक नई क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं जो कि आरसीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज है, जिसके अंदर वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप अगर कर लेते हो। ये क्वेश्चन सीरीज उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक आरसीसी पढ़ चुकी है, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग कोचिंग्स के अंदर आरसीसी पढ़ चुके हैं। इसी तरह हमारे और सब्जेक्ट्स की भी आएंगी क्वेश्चन सीरीज। फिलहाल ये आरसीसी की क्वेश्चन सीरीज है जिसमें मोस्ट 500 क्वेश्चंस को डील करेंगे। उसमें हम छोटे छोटे वीडियोस बना के अराउंड 30, 35, 50 क्वेश्चंस के सेट्स बना के आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इस पार्ट में क्वेश्चन विजिबल हो जाएंगे। ड्यू टू लॉकडाउन इतनी फैसिलिटीज नहीं होने के कारण से हम हमारा बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ध्यान देंगे आप, दे रखा होगा द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456/2000 इज। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर कंक्रीट प्रिस्क्राइब, मतलब IS 456 में जो कर्व दिया है कंक्रीट के लिए वो कैसा होता है। तो देखना, आइडियलाइज्ड कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया गया है वो कैसा दिया गया है, देखना ध्यान से। आप अगर कंक्रीट की बात करते हो तो कंक्रीट के लिए कुछ कर्व बनाया होगा। ये IS 456 का कर्व है जिसमें यहां से यहां तक तो कर्व पार्ट में पैराबोलिक होता है। ये पार्ट क्या होता है, पैराबोलिक, एंड ये वाला पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे क्लोज कर दूं, यहां से, ठीक है ध्यान देना, यहां से क्लोज कर दूं, ये वाली वैल्यू होती है किस स्ट्रेन पर, किस स्ट्रेन तक पैराबोलिक रहता है, अप टू 0.002 स्ट्रेन, और स्ट्रेट लाइन कहां तक रहता है, अप टू 0.0035। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये वाला पार्ट तो हमें कुछ रेक्टेंगुलर दिख रहा है और ये वाला पार्ट हमें कुछ पैराबोलिक दिख रहा है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, रेक्टेंगुलर कंप्लीटली रेक्टेंगुलर नहीं है। सेकंड, पैराबोलिक गलत है। थर्ड वन इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, रेक्टेंगुलर प्लस पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, इन लिमिट स्टेट डिजाइन, the limiting value of depth of neutral axis is, मतलब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी होती है। तो देखना ध्यान से, आपने पढ़ा होगा कि एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। इसने ग्रेड स्पेसिफाई नहीं की, बट हमें ग्रेड के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज याद रहती है। तो ध्यान देना, ग्रेड के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 ग्रेड अवेलेबल रहती है, FE 250, FE 415 और FE 500। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, FE 500, FE 250 के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, 0.53D, और ये होता है 0.48D, एंड दिस वन इज 0.46D। ये 3 वैल्यूज होती है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0.43D, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 0.48D, थर्ड 0.45D एंड 0.53D। देखो हमारे पास इसके अंदर 2 ऑप्शन है, 0.53D एंड 0.48D, बट द मोस्ट सुटेबल आंसर जो मोस्टली अब हम ग्रेड एग्जाम में लेते हैं दैट इज FE 415 एंड द आंसर इज 0.48D। हम मोस्ट सुटेबल आंसर लगा सकते हैं, बट ये दोनों ही आंसर क्या है, डाउटफुल है। एंड द थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यूजिंग द अप्रोप्रिएट। देखो डिफ्लेक्शन के लिए आपने पढ़ा होगा, डिफ्लेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं IS कोड ने। क्या दे रखे हैं कि डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया दे रखे हैं, स्पान टू द डेप्थ रेशियो से, स्पान बाई डेप्थ रेशियो से आप क्या कर सकते हो, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, पहले ही उस लिमिट में ला सकते हो। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बीम पर। फर्स्ट वन अगर कैंटिलीवर बीम होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सेकंड वन सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो क्या वैल्यू होती है, थर्ड वन कंटिन्यूअस बीम होती है तो इसकी क्या वैल्यू होती है। तो देखना, कैंटिलीवर बीम के लिए वैल्यू डिफाइन की जाती है 7, सिंपली सपोर्ट के लिए 20, और यहां पर क्या हो जाएगा 26। ध्यान रखना, दिस वैल्यू इज वैलिड स्पान अप टू 10 मीटर।
क्लियर है? यहां पर हमसे क्या पूछा गया था, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्पान टू द डेप्थ रेशियो। हम पूरे क्वेश्चन की डिटेल में जाएंगे, जहां तक एज पॉसिबल है मैक्सिमम पार्ट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी। इसने ये कहा है कि लिमिट स्टेट डिजाइन में, मतलब लिमिट स्टेट मेथड में जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा अज्यूम किया जाता है। तो देखो लिमिट स्टेट मेथड है, चाहे डब्ल्यूएसएम मेथड, कोई भी मेथड दे रखा हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखना, लिमिट स्टेट मेथड पूछे चाहे डब्ल्यू वर्किंग स्ट्रेस मेथड पूछे, दोनों के लिए ही हमने देखा होगा कि हम स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा पढ़ते हैं, इस तरीके का होता है, और ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, लीनियर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड, द टर्म characteristic load means that the load which has a probability of not being exceeded during the life of the structure is equal to, देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लोड, फिर हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी इसकी प्रॉपर। कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है कि जितना भी हम स्ट्रक्चर को जितनी भी ड्यूरिंग लाइफ के लिए डिजाइन करें, मान लो उसको 100 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो ड्यूरिंग होल लाइफ पीरियड है, मतलब जो उसका डिजाइन लाइफ पीरियड है, डिजाइन लाइफ पीरियड है, उसमें डिजाइन लाइफ पीरियड में टोटल 95% टाइम वो क्या होना चाहिए, अपने डिजाइन लोड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। डिजाइन लोड से एक्सीड करने का मतलब है, अगर मान लो इसको 100 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन किया गया है, तो 900 साल के लिए डिजाइन किया गया है 100 इयर्स के लिए, तो 95 इयर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें ये क्या होना चाहिए, 95 इयर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें ये 100 किलो न्यूटन को क्रॉस नहीं करे। बात समझ में आई? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस दैट लोड व्हिच हैज a probability of not being exceeded during the life of the structure is equal to 95% हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स, ध्यान देना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस टेबल से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर, मतलब एक रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर है जिसको कंप्लीटली सी वाटर में इमर्ज कर दिया गया है। The additional cover thickness recommended by the code is, ऑप्शन ए दे रखा है 25 mm, ऑप्शन बी दे रखा है 30 mm, सी दे रखा है 35 mm, डी दे रखा है 40 mm। यहां पर हम गलती करते हैं, देखना ध्यान से, ये कुछ एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करता है, एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करता है। यहां से हम कुछ क्वेश्चन याद करेंगे, देखना हमारे पास बेसिकली 5 टाइप की कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम, 5 टाइप की कंडीशंस होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एग्जाम में क्या पूछी जाती है, सीवर कंडीशन या मॉडरेट, इन दोनों में से ही कुछ पूछी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सीवर कंडीशन पूछी गई है। क्लियर है? तो देखना इसके लिए हम कवर की भी वैल्यू याद करेंगे। नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, तो देखना ध्यान से, इसको याद कर सकते हो 20, 30, 45, 50 एंड 75 ऑल वैल्यूज इन mm, ये आपके कवर की वैल्यूज होती है। अब इसने ये पूछा है, ध्यान देना क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर लगाएंगे। वैसे तो हम देखते हैं सी वाटर, सीवर कंडीशन की बात कर रहा है, अगर स्ट्रक्चर कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो सी वाटर में, दैट मींस द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सीवर कंडीशन। ठीक है, तो सीवर कंडीशन में जो एडिशनल कवर थिकनेस पूछी है, एडिशनल कवर थिकनेस पूछी है, इसका मतलब बेसिक कंडीशन से कंपेयर करेंगे। तो देखो ध्यान से, इस कंडीशन में कवर की रिक्वायरमेंट कितनी है 20 mm, और इससे हमें इसमें जाने के लिए कितना मैक्सिमम रिक्वायर्ड है 25 mm, मतलब ये एडिशनल कवर की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 25 mm। नेक्स्ट वन, देखो यहां से हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से डील करने से पहले यहां एक चीज और डील कर लेते हैं, दैट इज यहां पर हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर लेते हैं। मिनिमम
ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो देखो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी प्रोवाइड करते हैं, यहां से आप M20 से चालू कर दो इसको, M20, M25, M30, M35 एंड M40। अगर आप आपसे देखना चाहते हैं ये पूछ ले कि सेम क्वेश्चन पूछता जो लास्ट क्वेश्चन है वैसे उसी तरह पूछता, फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर, टोटली इमर्ज इन सी वाटर, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इज, दैट इज M30। वो क्या कहता कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंप्लीटली इमर्ज है सी वाटर में, मतलब कंप्लीटली डूबा हुआ है सी वाटर में, तो उसके लिए मिनिमम ग्रेड कितनी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज M30। और अगर यही मॉडरेट कंडीशन के लिए पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, M25। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह सिमिलरली किसी भी केस के लिए पूछ सकता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज, देखना ध्यान से, हम दो मेथड पढ़ते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम में नहीं ली गई है लोड के लिए, क्योंकि जब भी आपने बीम, कॉलम, स्लैब की जब भी डिजाइन की है तब आप जो लोड गिवन लोड होता था उसी से आप क्या करते थे, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देते थे। गिवन लोड पे स्ट्रक्चर को क्या करते थे, डिजाइन कर देते थे। जबकि एलएसएम के अंदर क्या होता है कि एलएसएम में जो गिवन लोड होता है उसको हम अप्रोप्रिएट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते और वो आपके लिए क्या हो जाता, डिजाइन लोड होता था। तो इसीलिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज, जो डिजाइन लोड होता है वो, और डिजाइन लोड को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, डिजाइन लोड इज इक्वल्स टू, देखना क्या होता है, डिजाइन लोड इक्वल्स टू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। जबकि उस केस में वर्किंग स्ट्रेस में ये अवेलेबल ही नहीं है तो डिजाइन लोड किसके इक्वल हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड के इक्वल। और जबकि एलएसएम में इसकी वैल्यू गिवन होती है, कंप्लीट इसकी एक टेबल दी हुई है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, द कैरेक्टरिस्टिक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मॉड्यूलर रेशियो m इज गिवन बाय, द मॉड्यूलर रेशियो m इज गिवन बाय, मॉड्यूलर रेशियो किससे दिखाते हैं, मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू कोड के अकॉर्डिंग होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी, 280/3 सिग्मा सीबीसी। अब ध्यान देना यहां से कुछ और चीजें भी हम बात करते हैं। सिग्मा सीबीसी क्या थी, सिग्मा सीबीसी क्या होता है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन बेंडिंग कंप्रेशन की ये स्ट्रेंथ होती है। अब बात आती है बेंडिंग कंप्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये जो फॉर्मूला था ये क्या डिफाइन करता है, यहां से इक्वेशन और बन सकता है कि m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सी डिफाइन क्या करता है, ये क्या बताता है, क्रीप्स के इफेक्ट को पार्शियली कंसीडर किया गया है, ये बताता है। ये भी चीज याद रखना इसके साथ साथ कि ये मॉड्यूलर रेशियो m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सी क्या दिखाता है, क्रीप के इफेक्ट को पार्शियली कंसीडर किया गया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप हमारे आरसीसी के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, क्रीप के लिए एक अलग से लेक्चर बनाया गया है, उस पॉइंट में इसका डेरिवेशन कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट वन, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितनी ली गई है, दैट इज 1.5। इसके लिए इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और 1.15 किसके लिए होती है, स्टील के लिए। तो यहाँ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल दी गई है। क्लियर है यहाँ तक। जब तक कि आपको स्पेसिफाई नहीं करे वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो हमें आंसर किसके लगाने हैं, मोस्टली आंसर लिमिट स्टेट मेथड के लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। देखो M20 के लिए अगर आपको किसी भी कंक्रीट ग्रेड के लिए अगर आपको वैल्यू पूछे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो देखना ये वैल्यू है FCK इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो यूनिट कन्वर्जन आप सब लोग जानते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली अगर देखना चाहें इस वैल्यू को, किसी भी अगर आपको ऐसी वैल्यू दी हुई और उसकी
आपको परमिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछे और वो भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, वैसे तो अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पूछता तो हमारे पास क्या हो जाता, डायरेक्टली ये आंसर हो जाता। बट अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे तो हम इसी वैल्यू को क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, दैट इज 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर M15 के लिए पूछता तो 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड इज गिवन बाय। तो देखो लोड फैक्टर के लिए आपको जनरली अगर नहीं डिफाइन किया गया तो आपको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के फैक्टर बताने हैं, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन से सुटेबल होंगे। तो यहां हम अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड के लिए जो लोड कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, यहां पर अगर लोड कॉम्बिनेशन दे रखा है तो यहां पर डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, और यहां पर दे रखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम फैक्टर की बात करें, ये 1.5 होता है, ये 1.5 होता है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये 1.2, 1.2 एंड 1.2। हमें कौन सा कॉम्बिनेशन पूछा है, लाइव लोड एंड डेड लोड। ध्यान देना जो सीरीज पूछे, लाइव लोड एंड डेड लोड 1.5 एंड 1.5। नेक्स्ट वन, द मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी। देखो ध्यान से, अगर आपको आरसीसी वॉल दे या लोड बियरिंग आरसीसी वॉल दे, ठीक है, तो दोनों के लिए ही जो मिनिमम थिकनेस होती है दैट इज 100 mm, और उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 10 सेंटीमीटर। मिनिमम थिकनेस ये होनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेज ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, मतलब जो वॉल कॉलम है या वर्टिकल फेस है, वर्टिकल फेस मतलब कोई भी कॉलम बना है उसके वर्टिकल फेस पे हम कोई भी जो फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं उसको कितने टाइम के बाद रिमूव करना चाहिए। तो देखो उसके लिए होता है, उसको रिमूव किया जाता है जनरली 16 to 24 आवर्स पे, कोड तो ये कहता है, बट हमारे ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 24 to 48 आवर्स, 3 डेज, 7 डेज एंड 14 डेज। तो हमारे पास मोस्ट इसके नियर बाई आंसर क्या हो जाएगा, 24 to 48 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन, मिनिमम थिकनेस ऑफ, देखो आ गया फिर क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल शुड बी। अब ये तो आप भी लगा सकते हो आंसर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए आप एक क्या करते हो, क्यूब की टेस्टिंग करते हो। उस क्यूब की डायमेंशन क्या होती है, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। उस क्यूब को बनाया जाता है, बनाने के बाद क्यूब को बना दिया मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन में, बनाने के बाद में इसको एक दिन के बाद में मोल्ड से निकाल लिया जाता है। फिर इसको 28 डेज क्यूरिंग में रखा जाता है और फिर इसको यूटीएम या सीटीएम में टेस्ट किया जाता है। किस पर, 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका यहाँ पर मेंटेन, जब क्यूरिंग करते हैं 28 डेज की क्यूरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। तो टेस्टिंग कितने दिन पर की जाती है, 28 डेज पर। नेक्स्ट वन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर। क्या पूछ लिया, मिनिमम ग्रेड पूछ लिया रेनफोर्स्ड कंक्रीट का इन सी वाटर में। तो अभी हम ये पहले भी बात करके आ चुके हैं, दैट इज M30। पूरी टेबल वापस ध्यान से देख लेना, रिमाइंड कर लेना उस क्वेश्चन को, दैट इज M30। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट इज। देखो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट, थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एज ऑफ लोडिंग पर। एज ऑफ लोडिंग पर 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, 2.2 होती है, 1.6 होती है, 1.1 होती है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट इज इंक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग। ध्यान से देखो, एज ऑफ लोडिंग इधर से जाने पे बढ़ रही है तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग नहीं होती, डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके लिए सही। जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन,
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील इज रेस्पेक्टिवली, क्या लिया जाता है कंक्रीट और स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी? कंक्रीट के लिए वैल्यू ली जाती है 1.5 एंड स्टील के लिए ली जाती है वैल्यू 1.15, ये वैल्यू ली जाती है। तो देखना ध्यान से, यहां पर हमारा आंसर तो ए लग जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 एंड 1.15, यही दे रखा है। अब इसके बाद बात आती है कि ये वैल्यू कम क्यों ली जाती है, स्टील की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों कम ली जाती है? क्योंकि स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज में, जहां पर हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि कंक्रीट को जब वो बनाते हैं तो उस पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट पर हमने तो मिक्सिंग में हम प्रॉपरली मतलब प्रॉपर रेशियो में मिक्सिंग करते हैं, ना प्रॉपर रेशियो में वाटर सीमेंट रेशियो होता है, ना इन्वायरमेंटल कंडीशन पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मान क्या लिया जाता है, ज्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, ये डेफिनेशन है कोड की, कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब 5% रिजल्ट तो आपकी वैल्यू के मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं उससे कम रह सकते हैं, बट 95% रिजल्ट उससे क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 5%। नेक्स्ट, वापिस सेम क्वेश्चन, एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्ज इन सी वाटर एज, क्या बताया था 25 mm। गैप कैसे निकाला था 20 mm, 30 mm एंड 45, इन दोनों का गैप पूछा है, कितना होता है एडिशनल कवर। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ध्यान देना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत कंफ्यूज करने लायक है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर। जनरली जब आप बात करते हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की तो आप ये कर्व को याद करते हो, दैट इज एफसीके, ये बनाया जाता है, ये हम आइडियल मानते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट के लिए। तो इसकी कुछ वैल्यू को कम कंसीडर किया जाता है, दैट इज एफसीके डिवाइड बाय 1.5, दैट इज 0.67 एफसीके। तो देखना 0.67 एफसीके है जब आपके पास, तो 0.67 एफसीके के टाइम अब इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी होगी, इनमें से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसको कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एफसीके जब हमने निकाला तब हमने इसको प्योरली कौन सी कंडीशन मानी थी कि इसके ऊपर दोनों साइड प्लेट्स को रखा था, प्योरली कंप्रेसिव लोड आ रहे थे। जबकि जब भी एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे बीम बनाते हो, स्लैब बनाते हो या और कोई अदर फ्लेक्सर में स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो प्योरली कंप्रेसिव लोड नहीं ले रहे होते, उनपे टेंशन भी आती है, उनपे शियर भी आता है, उनपे टॉर्सन भी आता है। तो इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ को कुछ रिड्यूस किया गया और दैट इज 0.67 एफसीके। कंफ्यूज मत हो जाना, एफसीके मत लगा देना, इसमें आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या होगा 0.67 एफसीके। नेक्स्ट, फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, ध्यान देना अगर आपने कोड ध्यान से पढ़ा है तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट बताई गई है कोड में ऐसे तो कोड में 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 40 mm बताई गई है, बट जनरलाइज आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए इसको लिमिटेड कर दिया गया 20 mm से। नेक्स्ट वन, द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा ऑफ स्टील इज, स्टील का थर्मल कोफिशिएंट कितना होता है, दैट इज 12 into 10 to the -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कंक्रीट, तभी तो इसको कंक्रीट के साथ में काम में लिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर क्या हो जाएगा, कंक्रीट की फ्लेक्सर में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, दैट इज हम कंसीडर करते हैं एफसीआर और दैट इज 0.7 रूट एफसीके। अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ इससे बाहर निकल जाती है टेंशन साइड में, फ्लेक्सर बेंडिंग में, तो उस सेक्शन को क्या माना जाता है, क्रैक्ड सेक्शन। अगर इससे कम टेंशन आ रही होती है कंक्रीट मेंबर पर तो वो होता है अनक्रैक्ड सेक्शन। नेक्स्ट वन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। नेक्स्ट ऑप्शन, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स, देखो ध्यान से, मॉडुलस ऑफ रप्चर इसी को कहते हैं कंक्रीट फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ को। तो देखो इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी इसी को कहते हैं और फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है किसमें, बेंडिंग में। ऑप्शन ढूंढो कौन सा है,
फर्स्ट वन बोल रहा है द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, गलत। द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, गलत। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, हाँ फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ यही होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, मॉडरेट के लिए पूछ लिया, माइल्ड से हमें याद रखना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम। इन 5 कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम M20 से याद रखेंगे, M20, M25, M30, M35 और M40। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, M25। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, अभी हम बात करके आए 5% ऑफ रिजल्ट्स फॉर। नेक्स्ट, एज पर IS 456-2000, ध्यान देना ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एज पर IS 456-2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक कंटेंट पूछ रहा है अपने से वाटर का, तो ध्यान देना ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर को याद रखेंगे इस टेबल को। पहली चीज, अगर कभी भी इसके अंदर कंटेंट की बात करेगा तो IS कोड अगर पूछ ले तो IS 3025 काम में देते हैं। सेकेंड वन, ऑर्गेनिक कंटेंट की लिमिट कितनी होती है, दैट इज 200 mg पर लीटर। क्लियर है, अगर यही इनऑर्गेनिक की पूछ ले, इनऑर्गेनिक की पूछ ले तो ये हो जाती है 3000 mg पर लीटर। क्लियर है, अगर यही आपसे सल्फेट की पूछ ले, सल्फेट HSO3, तो ये वैल्यू हो जाती है अराउंड 500, इसकी वैल्यू होती है, हाँ इसकी वैल्यू होती है 400 mg पर लीटर। ठीक है, अगर क्लोराइड्स की पूछ ले, क्लोराइड्स में देखो पीसीसी के लिए अलग दी गई है और आरसीसी के लिए अलग दी गई है। पीसीसी के लिए वैल्यू होती है 2000 mg पर लीटर और आरसीसी के लिए दी गई है 500 mg पर लीटर। एंड नेक्स्ट वन कि क्लोराइड के अलावा आपसे लास्ट पूछ सकता है सस्पेंडेड मैटर की, सस्पेंडेड मैटर की, दैट इज 2000 mg पर लीटर। याद रखेंगे टेबल को, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल ऑफ आरसीसी। नेक्स्ट वन देखो ध्यान से, यहां पर लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एज पर IS 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज। ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम पूछ रहा है, ठीक है, तो मे बी एस्टिमेटेड फ्रॉम अगर ये पूछता ना मे बी एस्टिमेटेड एज, तब हम क्या करते, FCT है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2/3 टाइम्स ऑफ FCR। क्लियर है, तो हम FCT को कैलकुलेट किसकी हेल्प से कर सकते हैं, FCR, और दैट इज 0.7 रूट FC के। जो कोड ने, जो यहां पर एग्जाम ने आंसर दिया होगा वो इस बेस पे दिया होगा। ठीक है, बाकी अगर आपसे ये पूछता है FCT कितना होता है 2/3 टाइम्स ऑफ FCR, निकाल लेना, जनरल आंसर आएगा 0.462 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ FCK। क्लियर है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।